बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 ऑफ गाइडलाइन को डिस्कस करेंगे जो सर्कुलेशन के रिलेटेड है। सबसे पहले पैराग्राफ में जो है वो आपके पास जो है बयान किया हुआ है कि जो बॉडी का ब्लड फ्लो होता है किसी भी टिश्यू में से वो उसकी जो है वो डिमांड पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, उसकी जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके हिसाब से उसको ब्लड फ्लो मिलता है। ठीक है, अब जैसे आपका जो लिवर है उसको एक्सक्रीटरी जो आपकी किडनी है उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है। ठीक है, उसने मेटाबॉलिक जो उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो ऐसी होगी कि उसने जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करना, उसको उसके मुताबिक जो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसने ब्लड की फिल्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा कार्डिक जो है उसने कार्डिक आउटपुट वगैरह जो है उसने कार्डिक मसल्स का अपना काम है, उन्होंने जो है वो अपना ब्लड लेना है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलेशन। 3 किस्म के जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं आपको पहले पता होना चाहिए। ग्रेटर सर्कुलेशन जो है वो पेरिफेरल सर्कुलेशन को कहते हैं, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन को आप ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इसमें से ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद है फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन आपको पता होना चाहिए क्या है कि 3 किस्म के होते हैं। एक होता है वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। सबसे पहले आते हैं आर्टरीज पे। आर्टरीज आपने याद रखना है इनके अंदर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी। ठीक है, और उसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि इनकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं और थिक होती हैं वॉल्स। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आर्टरियोज जो होते हैं वो आर्टरीज के एंड पे आते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। इनका आपने याद देखना है, इनको आप कंट्रोल कंडक्ट्स क्यों कहते हैं, कंड्यूसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्या कहते हैं कि अपने अंदर से ब्लड जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कैपिलरीज में ब्लड भेज रहे होते हैं ताकि कैपिलरीज जो है वो आगे अपना ब्लड का जो फंक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके, मतलब वो आगे ब्लड को भेज सकें टिश्यूज़ वगैरह में जितनी उनकी नीड्स है। अब कैपिलरीज का क्या काम है, इन्होंने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाने डिफरेंट जैसे हार्मोन्स इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को जो है वो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह में एक्सचेंज करवाने हैं। उनकी वॉल्स जो है वो थिन होती हैं और इनकी वॉल्स में जो पोर्स होती हैं जाके जो आसानी से ब्लड पास कर सके, वाटर वगैरह के लिए परमेबल होती हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए। उसके बाद आते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जो है वो कहते हैं कि कैपिलरी से ब्लड लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है वो वेन्स में फेंक देना। वेन्स जो है इन्होंने बैक टू हार्ट लेके जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेन्स जो है ये थिन इन साइज होती हैं और उसके अलावा इनका जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है और वेलोसिटी होती है वो भी कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा होता है। वेन्स का सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैपिलरीज का होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाद वेन्स का होता है और लास्ट नंबर पे जो आर्टरीज का होता है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ आ जाते हैं। अब ये वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स आपने याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो होते हैं वो होते हैं सिस्टेमिक में, और पुल्मनरी जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम होता है। पुल्मनरी 16% होता है और जो सिस्टेमिक होता है वो आपके पास 84% होता है। पुल्मनरी में आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, हार्ट आ जाते हैं और लंग्स आ जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हार्ट किसका पार्ट है, सिस्टेमिक का या पुल्मनरी का, तो आपने कहना है किसका पार्ट है, ये पुल्मनरी का पार्ट है। तो ये डिफरेंट की कंसंट्रेशन लिखी हुई आपने याद करनी है। उसके बाद आपके पास होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लड। ये आपके पास डायग्राम शो की हुई है जिसके अंदर डिफरेंट दिखाया हुआ है कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी डिफरेंट टिश्यूज़ वगैरह में किस तरह जो है वो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। उसके बाद ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया का दिया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा जो है वो कैपिलरीज का है, उसके बाद जो है वेन्यूल्स का है और उसके लास्ट पे जो आपके पास जो है वो किसका आयोटा का है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो उनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम्स कम होता है वेन्स से। ठीक है, और वेन्स का सब 4 टाइम्स ज़्यादा होता है आर्टरी से। तो आपने याद रखना है कि जो वेलोसिटी होती है वो जो आपका वॉल्यूम जो होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो जो है वो आपके इन्वर्स से रिलेटेड होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ब्लड फ्लो के, जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने कहा था क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है किसका, आर्टरीज का, और वेन्स का ज़्यादा होता है। तो वेन्स की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है और उनका क्रॉस जो आर्टरीज होती है उनकी ज़्यादा होती है। उसके बाद अब आते हैं हम इस टॉपिक पर। ये आपके पास है प्रेशर इन दी वेरियस पोर्शन ऑफ द लंग्स। इसको आप जो है वो डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। ये देखें, ये जो डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप प्रेशर और सिस्टेमिक के लिए दिए हुए सबसे पहले ज़्यादा प्रेशर जो है ये देखें, ये आपकी आर्टरीज में से फ्लो कर रहा है प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना होता है 120/80 होता है। सिस्टोलिक कितना है आपके पास, जो डायस्टोलिक 120 और सिस्टोलिक 80 है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक 80 है। ठीक है, तो यह आगे आप सीधे जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। तो सबसे कम हो जाएगा वेना केवा में 0 हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, उसके अलावा कैपिलरीज में कितना रहता है 35 तक रहता है, 35 और जो मिनिमम जो एवरेज रहता है वो 17 तक रहता है। ठीक है,
उसके बाद क्योंकि उन्होंने डिफ्यूजन करवानी होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी जैसे आगे आप आते हैं पुलमनरी आर्टरीज आ जाती हैं। पुलमनरी आर्टरीज में आपने याद रखना है 25/8 होता है, तो इसका एवरेज अगर आप लें तो 16 बनता है। एवरेज जो आर्टियल प्रेशर होता है वो 16 होता है पुलमनरी आर्टरीज का। उसके बाद इनका कैपिलरीज का प्रेशर कितना होता है, वो होता है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि पुलमनरी में बहुत कम प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं उनको चाहिए होती जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जितनी सिस्टमिक में चाहिए होती है। उसके बाद हम आए थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शंस पे। बेसिक प्रिंसिपल्स आपने याद रखने, एक तो ये फंक्शन प्रिंसिपल है कि जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनको उनकी जितनी डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स की उसके हिसाब से ब्लड फ्लो मिलता है, क्योंकि हार्ट ने जो है वो अपना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा 6 से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी रेस्टिंग लेवल से जो है 20 से 30 टाइम जो है वो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। 4 to 7 टाइम ज़्यादा कर सकता है, इतना ज़्यादा नहीं कर सकता कि वो सबको फीड करता है प्रॉपरली। तो इसलिए जो है वो उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट उनकी अमाउंट के मुताबिक करता है, मतलब जितने उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट जो है वो मेनली लोकल ब्लड फ्लोज कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा फ्लो आ रहा होता है टिश्यूज़ वगैरह का वही मिलके जो वीनस रिटर्न बनता है वही आगे आके कार्डिक आउटपुट बनता है। उसके बाद नीचे वाले में देखेंगे एट्रियल प्रेशर रेगुलेशन इज जनरली डिपेंडेंट, मतलब कि जो एट्रियल प्रेशर होता है ना वो लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल और कार्डिक आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। वो जो है वो आपके पास याद रखिएगा कि जो आर्टियल प्रेशर होता है ना वो आपके पास जो है वो डिपेंड करता है नर्वस रिफ्लेक्सेस पे। अब नर्वस रिफ्लेक्सेस जो है वो किस तरह बढ़ेंगे कि फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग को इंक्रीज कर दें, या लार्ज वीनस रिजर्वायर्स की कंट्रैक्शन करवाएं, या आप जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स करवाएं, तो इससे जो है वो आर्टियल प्रेशर पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, या आप ब्लड वॉल्यूम्स को रेगुलेट कर लें या हार्मोन्स वगैरह को रेगुलेट कर लें, तो उससे जो है प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करने से जो है आर्टियल प्रेशर को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास आता है टॉपिक इंटररिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर फ्लो एंड रेजिस्टेंस। अब प्रेशर से आपके पास कौन सा मुराद है, प्रेशर ग्रेडियंट मुराद है कि मतलब एक साइड पे प्रेशर कम होगा एक साइड पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से थोड़ी की तरफ फ्लो करेगा। तो आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप ओहम्स फार्मूला कहते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर। आर आपके पास रेजिस्टेंस है जो ब्लड फ्लो को आ रही है, और ये एफ जो है ये ब्लड फ्लो है, और डेल्टा पी क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। तो फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जो प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना फ्लो कम होगा। ओके, ये फार्मूला भी आपके पास वही है जो पिछले उसको बस रोटेट किया हुआ कि आर को आप यहाँ रहने देंगे और एफ को नीचे ले आएंगे तो उसके नीचे आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। फ्लो आपने याद रखना, ब्लड फ्लो क्या कि एक वेसल में से मतलब कितना ब्लड एक एनी पॉइंट इन दी सर्कुलेशन कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है एट अ गिवन टाइम, इसको आप जो है ब्लड फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब जो इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मिली लीटर्स पर मिनट में भी कर सकते हैं या लीटर्स पर मिनट में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब टोटल जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है सर्कुलेशन में से वो 5000 मिलीलीटर पर मिनट है, या 5 लीटर्स पर मिनट कहते हैं, जिस किसके इक्वल है, कार्डिक आउटपुट के इक्वल है। ओके, ये मेजरमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो ये जो है वो आप प्रैक्टिकल्स वगैरह में कर लेंगे, ये चीज़ें जो है मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। ओके, अब हम आते हैं अपने लेमिनर फ्लो पे। सर लेमिनर फ्लो आपने याद रखना है वो फ्लो जो स्टडी हो, मतलब कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। ठीक है, और डिस्टेंस अपार्ट जो वेव्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट जो है वो हो, मतलब सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, ठीक है, और स्मूथ फ्लो हो रहा हो। ठीक है, और वेलोसिटी सेंटर में ज़्यादा हो और जो पेरिफेरी वाली साइड है उधर कम हो। तो अब ये पैराबोलिक वेलोसिटी से क्या मुराद है, पैराबोलिक वेलोसिटी से क्या मुराद है कि आपने एक वेसल ली है, ठीक है, उसकी एक साइड पे आपने फ्लूइड कोई और भर दिया, एक साइड पे कोई और भर दिया। अब आपने फ्लूइड को मूव करवाया एक साइड से तो वो ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में मूव करेगा। पैराबोलिक फॉर्म में देखिए आपके पास डायग्राम में शो किया हुआ पैराबोलिक फॉर्म में मूव कर रहा है, दरमियान में वेलोसिटी ज़्यादा होगी और साइड साइड में वेलोसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि वो वॉल्स के साथ जो है वो एडहेयर किया होता है। तो वॉल्स के साथ स्टिक किया होता है तो उनकी वेलोसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेंटर वाले की, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वो जल्दी ट्रैवल कर जाता है। ओके, अब आपके पास आते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है इरेगुलर फ्लो। ये कब होता है, रफ फ्लो जब होता है जब आपके पास प्रेशर ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाए तब ये टर्बुलेंट फ्लो आता है। ठीक है, तो ये एडी करंट्स जनरेट करते हैं। ये जो वर्ल्ड्स आपके पास प्रोड्यूस हो रही हैं, वर्ल्ड्स वगैरह एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, आपके पास एडी करंट्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। अब आपके पास टर्बुलेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करने का रेनॉल्ड नंबर होता है। रेनॉल्ड नंबर किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो डेंसिटी के इक्वल है। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस की इक्वल है, डायमीटर के। उसके अलावा ये आपके पास किसके इक्वल है, डेंसिटी के इक्वल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी की। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी रेनॉल्ड नंबर उतना कम होगा। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसके जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो कम होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब रेनॉल्ड नंबर जितना ज़्यादा राइज करेगा उतनी ज़्यादा टर्बुलेंस आती जाएगी।
ओके इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, रेनॉल्ड नंबर जो है वो रैपिड फेज ऑफ इजेक्शन में ज़्यादा होता है, या आपने याद रखना कि रेनॉल्ड नंबर जो है रैपिड फेज ऑफ इजेक्शन जो होता है ना वेंट्रिकल्स का, उसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं जी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आप जो है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर होता है कि एक वेसल में से कितनी जो है वो ब्लड पे फोर्स लग रही है एक पर यूनिट एरिया ऑफ वेसल पे, ठीक है। तो इसको आप जो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो आप मिलीमीटर ऑफ मर्करी में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मर्करी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किसके इक्वल है, 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 13.6 टाइम जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है मर्करी की एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने याद है। अब ये मेथड है, ये भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब रेजिस्टेंस आपने याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जो है वो जितनी ज़्यादा मतलब हमने डेल्टा पी ओवर एफ वाला फार्मूला लगा के जो है उससे फाइंड करनी है कि आपके पास जो है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो भी डिपेंड करती है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आपने नहीं करना है, छोड़ दें। उसके बाद अब आपके पास है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड द टोटल पुल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि किस तरह आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में वो इक्वल है कि कितना हार्ड ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। जिस रेट पे वो इक्वल होता है कार्डिक आउटपुट के। ओके ये आपके पास बताया हुआ है कि आप टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो कार्डिक आउटपुट जो है वो कितना है 100 है और प्रेशर डिफरेंस कितना है 100 आ रहा है, तो 100 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 1 PRU आएगा, ठीक है। ये आपके पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जो है वो एक वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और उसके अलावा अगर आप डायलेट कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पुल्मोनरी सिस्टम में आ जाता है। पुल्मोनरी सिस्टम में आपके पास मीन आर्टेरियल प्रेशर 16 होता है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर 2 होता है। तो टोटल नेट निकाला तो 14 आया। 14 को आपने जो है वो किस पे डिवाइड कर देना है 100 पे, क्योंकि कार्डिक आउटपुट 100 आ रहा है, तो उस पर डिवाइड किया 0.14 जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट आपके पास आ जाता है। पुल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस आ जाती है आपके पास उसका यूनिट। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से उल्ट होता है जी रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस क्या होती है कि एक ब्लड फ्लो किसी वेसल में से कर रहा है गिवन प्रेशर डिफरेंस पे, ये आपके पास कंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। इसको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मिली लीटर पर सेकंड पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, या आप लीटर पर सेकंड पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है स्लाइड चेंज अगर डायमीटर में आती है तो उससे क्या कंडक्टेंस पे इफेक्ट आएगा। तो कंडक्टेंस जो है आपने याद रखनी है कि अगर आपकी डायमीटर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, मतलब डायमीटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और इनडायरेक्टली कंडक्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4। डायमीटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो उससे जो कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब पॉइजलेस लॉ आपके पास वही है कि डायमीटर को इंक्रीज़ करते जाएँ तो डायमीटर बढ़ता जाएगा, तो उससे कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ करती जाएगी, ब्लड फ्लो भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपके पास दिया हुआ फार्मूला, फ्लो इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 8 ईटा इंटू एल, ठीक है। तो इसमें आपने जो याद रखना वो ये कि रेजिस्टेंस के भी फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उसकी पावर 4 के। ओके इस पैराग्राफ में भी आपको यही बताया हुआ कि फोर्स पावर लॉ भी आप इसको कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा जो है आप डायमीटर करते जाएंगे फ्लो बढ़ता जाएगा, फ्लो बढ़ता जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये आपके पास इसमें भी ही डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अब आपके पास आते हैं रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन सीरीज ऑफ पैरेलल। शुरू में जो अयोटा होते हैं जिनमें ज़्यादा प्रेशर मतलब जिनकी लो प्रेशर होता है, ठीक है। उसके अलावा मतलब कि हाई प्रेशर जो अयोटा में है, उसके बाद लो प्रेशर जो है आपके वेना केवा में है। तो हाई से लो की तरफ आना है, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ आएगा तो आपने याद रखनी ये आपस में कनेक्टेड होते हैं पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर होते हैं और आर्टरीज आर्टियोज और कैपिलरीज वेन्स और वेन्यूल्स वगैरह जो हैं ये आपस में क्या अरेंज होते हैं, सीरीज़ में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जो सीरीज़ है उसके अंदर जो है वो आपकी क्या सेम रहता है, ब्लड फ्लो जो है वो सेम रहता है और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस के इक्वल होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं मतलब सम ऑफ तमाम के इक्वल है, अगर आप एक बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस तो उससे क्या होगा कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इधर दिया हुआ पैरेलल में
कि कुछ जो होते हैं ये ऑर्गन्स वगैरह जो टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो आपस में पैरेलल में लगी होती हैं, ठीक है। पैरेलल में लगी हुई है मतलब कि उनकी अगर आप कोई भी एक ऐड करते हैं रेजिस्टेंस तो उससे क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ फार्मूला भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पैरेलल में अगर आप लगाते हैं तो कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अब आपके पास आता है कि हिमेटोक्रेट का क्या रोल है। उससे पहले आपको बताना चाहिए विस्कोसिटी के फ्लो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना फ्लो कम होगा, ठीक है। तो हनी वगैरह फ्लो इतना नहीं कर सकते बिकॉज उनकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके बाद उनको फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, इसलिए हिमेटोक्रेट का आपको पता होना चाहिए। हिमेटोक्रेट क्या होता है कि ब्लड में आरबीसीज का जो पोर्शन होता है उसको आप हिमेटोक्रेट कहते हैं। अगर आप हिमेटोक्रेट को रिमूव कर दें तो उसके पीछे प्लाज्मा रह जाता है और वो कितना है 60% होता है। तो हिमेटोक्रेट जो है वो 40% होता है, 42 एवरेज मैन में होता है और वुमेन में 38 होता है। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ हिमेटोक्रेट के इंक्रीज़ करने से जो है वो विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपका हिमेटोक्रेट जो है वो 3 है मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है, 3 हिमेटोक्रेट है नॉर्मल पे, ठीक है। तो अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी आती है कि पोलीसाइथीमिया हो जाता है, पोलीसाइथीमिया में क्या होगा कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, विस्कोसिटी 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि हिमेटोक्रेट 60 से 70 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को कि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा हमें ब्लड पे, ठीक है। और विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा आपको पता होना चाहिए 1.5 टाइम्स होती है एज दैट ऑफ वाटर। विस्कोसिटी और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है, मतलब प्रोटीन कंसंट्रेशन और टाइप ऑफ प्रोटीन्स वगैरह पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑटो रेगुलेशन क्या होती है। अब एज सच आपको पता होना चाहिए कि जो आरटीएल का प्रेशर होता है ना ब्लड फ्लो पे इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कंपनसेट हो रहा होता है, मतलब कि इंक्रीज इन आर्टियल प्रेशर जो है वो इतना वो फोर्स करती है ब्लड को कि वो पुश हो, क्योंकि वो इतना कंट्रोल हो रहा होता है, वो कंपनसेट हो रहा होता है, नर्व हमारा नर्व स्टिमुलस जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमारा नर्व स्टिमुलस जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, नर्व जो सिस्टम है वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा कि राइट एट्रियम के प्रेशर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि वो आपके किसको भी इंक्रीज़ कर देगा, ब्लड फ्लो को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब आपका वेजो कंस्ट्रिक्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके ब्लड के लेवल को थोड़ा सा गिरा देते हैं। वो इसलिए गिराते हैं ताकि वो जो कंपनसेशन होती रहे, ठीक है, तो कंपनसेशन करते रहते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो नॉर्मल वैल्यू पे आ, जिसको आप क्या कहेंगे ऑटो रेगुलेशन कहेंगे। उसके अलावा आपके पास ये डिफरेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस हैं, ये भी हमने बता दिया कि वेजो कंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस जो है वो थोड़ा सा लेवल को कम करेंगे ताकि जो उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकें। उसके अलावा ये भी हमने देख लिया कि अगर सिंथेटिक इनहिबिशन हो जाती है तो नॉर्मल पे तो ऐसे जा रहा था ब्लड फ्लो, ठीक है, तो अगर सिंपैथेटिक इनहिबिशन हो जाती है तो ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, और अगर जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है तो उससे ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा देर से जाके जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये रोल होता है आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का, तो ये आपने याद रखना है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।